जंग के बीच ईरान ने खाड़ी देशों में तेल और गैस कंपनियों के ठिकानों को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया। ईरान की मीडिया ने दावा किया कि अब ईरान की तरफ से खाड़ी देशों के तेल और गैस के ठिकानों पर हमले किए जाएंगे और चेतावनी देते हुए उन ठिकानों के आसपास रहने वाले लोगों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचने की अपील भी कर दी। अब इसके बाद माना जाने लगा कि खाड़ी देशों में तेल और गैस कंपनियों पर ईरान बड़े हमले करेगा। जो चेतावनी जारी की गई उसमें सभी खाड़ी देशों का नहीं बल्कि सिर्फ 3 खाड़ी देशों का नाम लिया गया, कतर, सऊदी अरब और तीसरा यूएई। खबरों के मुताबिक ईरान ने बाकायदा उन 5 कंपनियों का नाम लिया जिन्हें वो निशाना बनाएगा। इनमें सऊदी अरब के 2 ठिकाने शामिल किए गए, पहला सामरेफ रिफाइनरी और दूसरा जुबैल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। इन दोनों ही जगहों को फौरन खाली करने और वहां काम करने वाले या रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचने के लिए भी कहा गया। इसी तरह 2 ठिकाने यूएई में अल हसन गैस फील्ड और एक पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाए जाने की चेतावनी ईरान की तरफ से दी गई। 5वां ठिकाना कतर की रास लफान ऑयल रिफाइनरी का रहा, जिस पर हमला करने की चेतावनी ईरान की तरफ से दी गई। हालांकि इसके लिए ईरान ने इजरायल की फौज को जिम्मेदार ठहराया, जिसने ईरान में गैस फील्ड पर मिसाइल से हमला किया था और यह हमला ईरान के दक्षिणी पार्स प्रांत में एक गैस के भंडार पर किया गया था। इस हमले के बाद इजरायल की फौज ने हमले की जिम्मेदारी लेने में भी देर नहीं की थी। दक्षिणी पार्स के जिस गैस फील्ड पर हवाई हमला हुआ वो दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड बताया जाता है। इसीलिए हमले के बाद ईरान का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। ये पहला मौका नहीं था जब ईरान में गैस के ठिकानों पर हमले किए गए, लेकिन इस बार ईरान ने ऐलान कर दिया कि ऐसे हमलों का जवाब खाड़ी देशों में गैस और तेल के ठिकानों पर हमलों के जरिए किया जाएगा। खबरों के मुताबिक ईरान ने सऊदी अरब, कतर और यूएई में जिन ठिकानों पर हमलों की चेतावनी दी वो तेल और गैस के खाड़ी देशों के सबसे अहम ठिकाने हैं, जिन पर हमलों से दुनिया भर में तेल और गैस का संकट बड़ा हो सकता है। अगर ईरान ने इन जगहों पर हमले किए तो माना जा रहा है दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में तगड़ा उछाल दर्ज किया जा सकता है। इधर खबर आई कि ईरान जंग की वजह से ऑस्ट्रेलिया के कुछ इलाकों में तेल और गैस संकट गहरा गया। खबर है कि ईरान जंग की वजह से ऑस्ट्रेलिया के कुछ इलाकों में पेट्रोल, डीजल और गैस की कमी हो गई। इसे लेकर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने आपात बैठक बुलाई। दावा किया गया कि ईंधन की कमी को दूर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया अपने घरेलू भंडार से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई शुरू करेगा। चीन ने एक बार फिर पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग को रोकने और युद्ध विराम करने की मांग की। चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि यह जंग कभी होनी ही नहीं चाहिए थी और इसे फौरन रोका जाना चाहिए। अमेरिका ने ईरान की आईआरजीसी सेना और लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित कराने के लिए अभियान तेज कर दिया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सहयोगी देशों से इसके लिए बातचीत शुरू कर दी। उधर ईरान के साथ छिड़ी जंग के दौरान ही अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के चीफ के इस्तीफे के बाद डोनाल्ड ट्रंप के दफ्तर की तरफ से सफाई दी गई। व्हाइट हाउस ने अपने अफसर के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इसे एक रोज पहले जोसेफ केंट नाम के अधिकारी ने इस्तीफा दिया था। वो नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के चीफ थे। इस्तीफा सौंपते हुए उन्होंने दावा किया था कि ईरान से अमेरिका को कोई खतरा नहीं था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि ईरान के खिलाफ युद्ध सिर्फ इजरायल और उसके अमेरिकी लॉबी के दबाव में शुरू किया गया। और ऐसे ही आरोपों के साथ जोसेफ केंट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद ईरान के खिलाफ जंग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप घिरते दिखे। हालांकि उनके इस्तीफे के कुछ ही घंटे बाद व्हाइट हाउस की तरफ से सफाई भी आ गई। डोनाल्ड ट्रंप के दफ्तर ने जोसेफ केंट के सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया। व्हाइट हाउस ने जोसेफ केंट की तरफ से लगाए गए आरोपों को झूठा और भ्रामक बताया। राष्ट्रपति कार्यालय ने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप के पास मजबूत और ठोस खुफिया सबूत थे, जिसमें साफ संकेत थे कि ईरान अमेरिका पर बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा था। व्हाइट हाउस ने यह भी दावा किया कि जंग शुरू करने का फैसला किसी दबाव में नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर लिया गया था। ट्रंप प्रशासन ने ईरान को सबसे बड़ा आतंकी देश बताते हुए जंग को जायज ठहराया, जबकि जोसेफ केंट ने इस युद्ध पर गंभीर सवाल उठाए थे। उन्होंने अपने इस्तीफे में यह दावा तक किया था कि जंग से अमेरिका को केवल नुकसान ही हुआ। जोसेफ केंट अमेरिका की उस नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के प्रमुख थे जिसका काम आतंकी खतरों का पता लगाना था।
नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर अमेरिका की एक इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसी है। ये CIA, FBI और सेना से जानकारी जुटाकर आतंकवादी खतरों की पहचान करती है। जोसेफ केंट को पिछले साल ही इसका चीफ बनाया गया। ट्रंप प्रशासन का हिस्सा बनने से पहले वो अमेरिकी सेना में थे और पश्चिम एशिया के कई देशों में मिलिट्री ऑपरेशन में उन्होंने हिस्सा लिया था। उधर यूरोप के देश आयरलैंड के प्रधानमंत्री के ऐतराज के बाद नेटो के सदस्य देशों पर डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा एक बार फिर भड़क गया। उन्होंने दावा किया कि अगर वो नहीं होते तो ईरान कब का परमाणु हथियार बना चुका होता। ट्रंप ने यह तक कह दिया कि उन्होंने ईरान को एक बार नहीं बल्कि दो बार परमाणु हथियार बनाने से रोका। ट्रंप ने दावा किया कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ जाते तो भयंकर परमाणु तबाही हो सकती थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ छिड़ी जंग के दौरान नेटो के रुख पर बुरी तरह नाराज दिखे। उन्होंने आरोप लगा दिया कि जब भी नेटो को अमेरिका की जरूरत पड़ी, अमेरिका ने हर तरीके से साथ दिया, लेकिन ईरान के साथ मौजूदा जंग में जब अमेरिका को इस सैन्य संगठन की जरूरत थी, तब नेटो ने मुंह मोड़ लिया। We helped with Ukraine. Yes. And they don't help with Iran. And they all acknowledge that Iran can't have a nuclear weapon. You yourself say, these are horrendous people. डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो के रुख पर हैरानी जताई, लेकिन यह भी जता दिया कि नेटो समेत दुनिया के कई देशों को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने ईरान को परमाणु बम बनाने से रोका। I'm disappointed in NATO, very disappointed. I'm disappointed in a couple of other countries too. But they should be very thankful that this group of people feels the way we do. इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू के दौरान यह तक कह दिया था कि इस जंग के बाद नेटो का भविष्य बहुत ही बुरा होने वाला है। नेटो दुनिया का सबसे ताकतवर सैन्य संगठन है। इसमें दुनिया भर के 32 देश शामिल हैं। इसकी शुरुआत 1949 में उस वक्त हुई थी जब कोल्ड वॉर के दौर में पश्चिमी देशों ने एकजुट होकर एक दूसरे को सुरक्षा की गारंटी देने का फैसला किया। नेटो ने तय किया था कि एक देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। हालांकि नेटो ने तय किया था कि वो एक डिफेंसिव अलायंस होगा, यानी इसका मकसद आक्रामक युद्ध करना नहीं बल्कि दुश्मन से रक्षा करना होगा। लेकिन ईरान जंग के दौरान दुनिया के इस सबसे ताकतवर संगठन में दरारें पड़ती दिखीं, क्योंकि एक एक करके इसके कई सदस्य देशों ने इस जंग में सीधे कूदने से साफ मना कर दिया। जबकि नेटो की अगुवाई करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने खुलकर सभी से साथ आने की अपील की थी। इधर शिवालिक और नंदा देवी के बाद तीसरा जहाज भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार कर भारत पहुंच गया। जगलाडकी नाम का जहाज 80,000 टन कच्चा तेल लेकर गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर सुरक्षित पहुंच गया। वो शनिवार को यूएई के फुजैरा पोर्ट से रवाना हुआ था और बताया गया कि जिस समय जगलाडकी जहाज फुजैरा पोर्ट से रवाना हो रहा था, ठीक उसी समय वहां पर हमला हो गया। इसकी वजह से पोर्ट पर थोड़ी देर के लिए काम भी बंद कर दिया गया था। फुजैरा पोर्ट पर हुए हमले में जगलाडकी जहाज बाल बाल बचा था और हमले के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करते हुए गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंच गए। वो यूएई के फुजैरा पोर्ट से 80,000 टन कच्चा तेल लेकर रवाना हुआ था। जगलाडकी युद्ध क्षेत्र से निकलने वाला भारत का तीसरा जहाज है। जगलाडकी से पहले शिवालिक और नंदा देवी जहाज एलपीजी लेकर भारत पहुंचे थे। दोनों जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फंसे हुए थे और ईरान से अनुमति मिलने के बाद दोनों जहाज भारत पहुंच गए। उनके बाद जगलाडकी ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते को सुरक्षित तरीके से पार किया और गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंच गया। अमेरिका इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया था। जब अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया, वहां से जहाजों के गुजरने पर रोक लगा दी। इसीलिए कई देशों के जहाज वहां पर फंस गए। उधर दिल्ली पुलिस ने एक गोदाम में अवैध तरीके से रखे गए 223 एलपीजी सिलेंडर बरामद किए। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक उसे दिल्ली के राजपुर खुर्द गांव में एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी और जमाखोरी की जानकारी मिली थी। खबर मिलते ही पुलिस की टीम ने उस गांव में मौजूद गोदाम पर छापा मारा और उस गोदाम से 61 घरेलू सिलेंडर बरामद किए। उनमें 16 सिलेंडर भरे हुए थे जबकि 45 सिलेंडर खाली थे। छापेमारी के दौरान पुलिस को 162 कमर्शियल सिलेंडर भी मिले। वो सिलेंडर खाली थे। पुलिस के मुताबिक उसने आरोपियों से पूछताछ की, उनसे लाइसेंस मांगा, लेकिन वो किसी भी तरह का दस्तावेज नहीं दिखा पाए। आरोप लगा वो बिना किसी अनुमति के ही गोदाम में सिलेंडर जमा कर रहे थे। उनके पास लाइसेंस तक नहीं था। इसके बाद पुलिस ने अवैध तरीके से सिलेंडर रखने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही 223 सिलेंडर जब्त कर लिए।
दावा किया गया उस गोदाम की तलाशी ली गई तो वहां सुरक्षा के इंतजाम भी नहीं थे। बिना सुरक्षा उपायों के ही भारी मात्रा में सिलेंडर रखे गए थे। आरोप लगा उन लोगों ने आसपास रहने वालों की जान भी खतरे में डाल दी। हालांकि पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली और आगे की कार्रवाई तेज कर दी।